नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग सेट नंबर 4 का डिस्कशन करने वाले हैं। और यार कुछ लोग बोल रहे थे कि सर पीडीएफ का कुछ मिल नहीं रहा, तो यार पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो लिख देते हैं डीके शर्मा। टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, वहां सबका पीडीएफ आपको हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए आ जाए सवाल पे। देखिए, कहा एक्स, वाई तथा जेड एक कार्य को क्रमशः 30, 45 तथा 90 दिन में कर सकता है। एक्स 30 दिन में, वाई करेगा 45 दिन में और जेड करेगा 90 दिन में। तो यार 30, 45, 90 का एलसीएम 90, टोटल वर्क हो गया 90 यूनिट। एक्स 30 दिन में 90 काम, तो एक दिन में 3 काम। वाई 45 दिन में 90, तो एक दिन में 2। जेड एक दिन में कितना? 1 काम। अब कहा काम को, यहां से गौर से जरा देखिएगा, कहा कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है यदि वाई तथा जेड मिलकर हर दूसरे दिन एक्स की सहायता करता है। कहा वाई तथा जेड हर दूसरे दिन एक्स की मदद करता है। कहने का मतलब हुआ कि एक्स जो है ये मेन वर्कर है, एक्स लगातार काम करता है, एक्स कंटिन्यू काम कर रहा है, और वाई तथा जेड हर दूसरे दिन एक्स की मदद करने आ रहा है। यानी एक्स रेगुलर काम कर रहा होगा और वाई तथा जेड अल्टरनेट डेज में एक्स को मदद करने आ रहा है। जैसे यार पहला दिन अगर एक्स काम किया अकेले, तो दूसरा दिन एक्स को मदद करने आ गया कौन? वाई और जेड। फिर तीसरा दिन एक्स अकेले काम किया, चौथा दिन पुनः वाई और जेड मदद करने आ गया। इसी तरह से ऑर्डर बन रहा होगा। तो यार आप लोगों को ये चीज पता है कि अल्टरनेट वाला में जैसे साइकिल रिपीट होता है। पहला दिन एक्स अकेले आया, दूसरा दिन एक्स बाई जेड तीनों करेगा, फिर तीसरा दिन एक्स अकेले, फिर चौथा दिन एक्स बाई जेड। यानी हर 2 दिन पर ये ऑर्डर रिपीट होगा, हर 2 दिन पर ऑर्डर रिपीट होगा। तो यार जहां से ये चीज रिपीट होने लगे ना, जैसे एक्स पहला दिन आया फिर एक्स यहाँ आ गया, तो जहां से ऑर्डर रिपीट होने लगे लिखना बंद कर दीजिए, क्योंकि हर 2 दिन पर तो यही ऑर्डर रिपीट हो रहा होगा। तो देखें, पहला दिन एक्स अकेले काम किया, 3 काम किया होगा। दूसरा दिन एक्स बाई जेड तीनों काम किया, तो तीनों मिलकर दूसरा दिन क्या काम कर दिया? 6 काम। तो दूसरा दिन 6 काम हुआ, पहला दिन 3 काम, तो 2 दिन में टोटल कितने काम हो गए? 9 काम हो गया। इसी तरह से हर 2 दिन पर 9 काम हो रहा होगा, मानते हैं बात को। तो यार देखें, कराना है टोटल 90 काम, टोटल 90 काम है, 2 दिन में 9 काम, तो 90 काम कै दिन में? 9 में कितना से गुना करिएगा ताकि 90 के बराबर हो जाए? तो 10 से गुना करिएगा, 10 नमा 90, तो 10 से टाइम के यूनिट में गुना किए, 10 से इधर गुना किए तो टाइम के यूनिट में भी 10 से गुना करना होगा। 10 दूना 20 दिन में 90 काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट यार, क्या हो गया? देखिए, कहा पीटर नगर ए से आता है और पॉल नगर बी का रहने वाला है। कहा वे एक ही समय पर एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहर के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते पर कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पॉल से मिलने के बाद पीटर को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए 13.5 घंटे का समय लगता है, जबकि पॉल को पीटर के शहर तक पहुंचने में 6 घंटे का समय लगता है। अगर पीटर की गति 30 किलोमीटर पर आवर है, तो पॉल की गति कितने किलोमीटर पर आवर होगी? यार एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता होगा। जैसे यार ये 2 स्थान है, सपोज ए और बी, ये 2 स्थान है। 2 स्थानों से 2 रेलगाड़ी अगर एक ही समय एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ की है, जैसे सपोज इधर से एक गाड़ी चलना प्रारंभ की V1 किलोमीटर पर आवर के चाल से,
इधर से एक गाड़ी चलना प्रारंभ की है v2 किलोमीटर पर आवर के चाल से। समझ गए बात को। अब कहा ये दो बिंदुओं से दो रेलगाड़ियां एक ही समय एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो पक्का बीच में कहीं ना कहीं मिलेगी। सपोज यहाँ पे दोनों गाड़ी मिला है, दोनों गाड़ी यहाँ मिले, का दोनों गाड़ी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में v1 तथा v2 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही है, यहाँ पे मिली। अब बोलेगा यार कि मिलने के बाद इस गाड़ी को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्रमशः t1 समय लगता है और मिलने के बाद इस गाड़ी को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में क्रमशः t2 समय लगता है। एक बार फिर से सुनिए, दो बिंदुओं से दो रेलगाड़ियां एक ही समय एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो बीच में कहीं ना कहीं पक्का मिलेगी। अब बोलेगा कि मिलने के बाद उनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में क्रमशः t1 और t2 समय लगता है, जबकि उनका चाल v1 और v2 है। तो रिलेशन याद रखिएगा, v1 बट्टा v2 बराबर होगा √t2 बट्टा t1। v1 बट्टा v2 बराबर √t2 बट्टा t1। वही चीज यहाँ सवाल में बोला है यार कि दो नगर है का इन दोनों शहरों से कहा कि पॉल और एक पीटर है, पीटर और पॉल एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ किया है और कहा रास्ते पर कहीं मिला होगा और कहा अपनी यात्रा जारी रखा। मिलने के बाद दोनों अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर चल दिया। कहा मिलने के बाद एक को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 13.5 घंटा लगा और दूसरा को 6 घंटे का समय लगा। कहा एक का चाल 30 है तो दूसरा का चाल निकालना है। तो यार v1 यानी पहला स्पीड है कितना 30, दूसरे का निकालना है तो v2 बराबर √t2 यानी सेकंड वाला टाइम। तो यार सेकंड टाइम ये है, ये फर्स्ट टाइम है तो सेकंड टाइम है 6 घंटा और फर्स्ट टाइम है 13.5 घंटा। डेसिमल हटाइएगा ऊपर 10 हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो 27 बार में, 5 से 2 बार में। अब यार 3 दूना 6, 3 से 9 बार में। ओके, तो ये है 30 बट्टा v2 बराबर 2 दूना 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 2 से 15 दूना 30। v2 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 45 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए। देखिए का एक टावर के पाद यानी होता है बेस, आधार। टावर का आधार से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए यार दो ठो यूनिट है, एक टावर है और एक पहाड़ी है। कहा टावर के आधार से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लेते हैं यार सपोज ये टावर है और ये पहाड़ी है। ओके, कहा टावर के आधार से पहाड़ी के शीर्ष का जो ये उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ओके, आगे बोला कि टावर के शीर्ष से पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, टावर के शीर्ष से पहाड़ी के आधार का उन्नयन, ये गलत लैंग्वेज है यार, यहाँ उन्नयन नहीं होना चाहिए। कहा टावर के शीर्ष से पहाड़ी के आधार का, तो यार ऊपर से नीचे देखिएगा तो अवनमन कोण ना, तो यहाँ पे अवनमन होगा। ऐसे जनरली अवनमन और उन्नयन दोनों बराबर होता है, चूंकि जैसे दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो ये कोण और ये कोण बराबर, यानी ये अवनमन और ये उन्नयन बराबर होगा। तो अवनमन बोले या उन्नयन कोण सेम ही होता है, लेकिन फिर भी लैंग्वेज में यहाँ अवनमन होना चाहिए। देखें टावर के शीर्ष से पहाड़ी के आधार का जो अवनमन कोण है का ये 60 डिग्री है, सॉरी अवनमन कोण 30 डिग्री, ये 30 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। मानते हैं बात को। अब देखें यार दो ट्रायंगल है, जरा इस ट्रायंगल को आप गौर से अगर देख पा रहे होंगे, ये वाला ट्रायंगल, छोटा वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस छोटे वाला ट्रायंगल में 30 डिग्री है। tan 30 होता है 1/√, तो tan 30 1 यानी लंब है 1 और आधार है √3।
अब आप बड़ा वाला ट्रायंगल को देखें, ये वाला ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे तो सर 60 डिग्री होता है, tan 60 √3/1, तो ये लंब है √3 और ये आधार है कितना 1। तो आप जानते हैं कि सर ये दोनों ट्रायंगल का बेस है, ये दोनों ट्रायंगल का अगर बेस है तो इसका तो लेंथ इक्वल होना चाहिए ना, एक √3 है एक 1 है, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ भी √3 बनाइए, तो यहाँ √3 से गुना करिएगा तो यहाँ भी √3 से गुना हो जाएगा, तो √3 गुना √3 कितना हो गया, पहाड़ी का हाइट तो टोटल हो गया 3 यूनिट। अब सवाल में क्या कहा, आगे बढ़िए, कहा यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो यार टावर का ऊंचाई है 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 50 मीटर। आपसे बोला पहाड़ी की ऊंचाई कितना, तो पहाड़ी का ऊंचाई है 3 यूनिट, 1 यूनिट 50, तो 3 यूनिट 50 दिया 150 मीटर, ऑप्शन सी। देखिए कहा 10 पारी के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था, तो यार 10 मैच का अगर औसत 52 है तो 10 मैच का टोटल रन कितना हो जाएगा, 10 गुना 52 520, ये 10 पारी का टोटल रन हो गया। कहा 12वीं पारी के बाद उसका स्कोर बढ़कर 54 हो गया, 12 मैच के बाद उसका जो एवरेज है ना वो 54 रन है। आगे कहा यार यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी के तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाया है तो 11वीं पारी में कितने रन बनाए होंगे। तो देखिए यार कहा 12वीं पारी में जो उसने रन बनाए वो पिछली पारी से, तो 12वीं से पहले कौन सा पारी खेला होगा, 11वीं ना, 12 से पीछे 11 पारी खेला होगा, 11वीं मैच खेला होगा, 11वीं मैच से पीछे 10वीं मैच, 10वीं से पीछे 9वीं मैच, इसी तरह से ना होगा यार। ऐसा तो नहीं है कि 9 मैच खेले सीधे 12वां मैच आप अपने कैरियर का खेल लीजिएगा, ऐसा तो है नहीं। कहा 12वीं पारी में जो उसने स्कोर किया है वो पिछली पारी यानी कि 11वीं पारी से का 16 रन अधिक बनाया, तो 11वीं पारी में अगर x रन बनाया तो 12वीं पारी में x + 16 बनाया होगा। तो यार ये 10 मैच का टोटल रन है, ये 11वां मैच का रन और ये 12वां मैच का रन, तो सबको जोड़ दीजिएगा तो ये टोटल 12 मैच का रन हो गया। 12 मैच का टोटल रन इतना, तो 12 मैच का औसत रन कितना, नंबर ऑफ मैच से डिवाइड करिएगा, ये 12 मैच का एवरेज हो गया। पर यार 12 मैच का एवरेज दिया है कितना, 54। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 520 और 16 536 प्लस 2x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 12 चौक 48, हाथ में रहा 4, 12 पचे 60 4 64, 2x बराबर 536 दाएं साइड जाके घटेगा तो 112, क्या हाँ 112 यार, 2 से काटिएगा 2 पचे 10, 2 छक 12, तो 156 रन, यानी कि 11वीं पारी में बल्लेबाज ने 56 रन बनाया। देखिए कहा यदि समीकरण इतना 0 दो समान और वास्तविक मूल है तो के का मान किसका अनुसरण करेगा। एक छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सवाल हो ही जाएगा। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे 2018 के एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, तो हम एक वीडियो कल इसका अपलोड कर देंगे, अगर आज पॉसिबल हुआ तो आज ही, चूंकि आज यार घटना चक्र जो चल रहा था उसका 2-3 वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से आज तो टाइम नहीं मिल पाएगा, कल इसका जरूर हम एक वीडियो कंप्लीट जितना भी 2018 एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसको हम करा देंगे, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए यार। देखिए जैसे मेरे भाई किसी भी द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये किसी भी द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म है, समझ गए। x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट जो है ये c है। मेरे भाई इसका जो मूल होता है ना, किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करिएगा 2 हल आएगा, x का वैल्यू 2 ठो आएगा ना, उसको बोलते हैं मूल, जिसमें एक को अल्फा से डिनोट करते हैं और एक को बीटा से डिनोट करते हैं। तो यार किसी भी द्विघात समीकरण का मूल निकालने का जो तरीका है, इसका हल निकालने का जो तरीका है वो क्या है, -b प्लस माइनस √b² -4ac बट्टा में 2a, ओके ना।
अब देखें यार, इसमें 3 कंडीशन होता है। एक तो कंडीशन ये होता है कि अगर ये जो विवेचक है ना b² माइनस 4ac, ये विवेचक अगर पहला कंडीशन विवेचक अगर b² माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो इसके दोनों हल जो होंगे ना, दोनों हल जो होगा, दोनों हल असमान एवं वास्तविक होगा। दोनों हल असमान एवं वास्तविक होगा। कैसे? तो देखिए, जैसे -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टा में 2a, तो यार अगर इसका वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है यानी कुछ भी आप मान लीजिए 0 से बड़ा, 1 2 3 4 5 कुछ भी, सपोज हमने मान लिया कि 5 है, b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है, कहने का मतलब 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, कुछ भी है, 5 है। तो अब ये होगा -b एक प्लस रूट 5 बट्टा 2a और एक होगा -b माइनस रूट 5 बट्टा 2a। तो इसके जो हल है ना यार, ये रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है ना तो ये वास्तविक संख्या कहलाता है। ये क्या होगा? वास्तविक। और रूट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू है तो ये काल्पनिक नंबर, काल्पनिक यानी अवास्तविक होगा। ये चीज समझ गए आप? अब देखें यार, ये तो रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो इसके हल तो वास्तविक होंगे, पॉजिटिव है तो वास्तविक तो होंगे, लेकिन दोनों क्या अलग अलग होंगे, एक प्लस का है और एक यहाँ पे माइनस का है, तो वैल्यू तो इसको सॉल्व करने पर अलग अलग आ रहा होगा ना यार, वैल्यू अलग अलग आ रहा होगा, लेकिन ये जो भी वैल्यू आ रहा होगा वो क्या होगा? वास्तविक होगा। तो यही चीज हमने बोला कि अगर b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो इसके जो दोनों हल होंगे वो अलग अलग तो होंगे, असमान तो होंगे, लेकिन वास्तविक होंगे। वास्तविक क्यों होंगे? क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, तो हल अलग अलग होगा पर वास्तविक होगा। ये बात पल्ले पड़ गया। अब सेकेंड कंडीशन होता है कि विवेचक जो है ये b² माइनस 4ac जो है अगर 0 के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो यार देखें 0 के बराबर है तो समझिएगा यार, थोड़ा सा ऐसे तो हम लिख देंगे तो आप याद कर ही लेंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम तक वो चीजें माइंड में नहीं रहेगा। अगर एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आराम से इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, तो यार b² माइनस 4ac किसके बराबर है? 0 के, तो यहाँ पे 0 और बट्टा में 2a, तो यार 0 का वर्गमूल तो 0 ही होगा ना यार, तो ये तो हट गया, 0 का वर्गमूल 0, तो इसके दोनों हल जो होंगे ये क्या होंगे? -b बट्टा 2a। दोनों हल जो होंगे इसके क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों हल क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर विवेचक जो है ये 0 के बराबर हो जाए तो दोनों हल जो होंगे ना वो इक्वल होंगे, दोनों हल क्या होंगे? बराबर होंगे। तीसरा कंडीशन है कि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, 0 से छोटा हो जाए। सुनिएगा, देखिए यहाँ पर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac 0 से छोटा है। 0 से छोटा कहने का मतलब क्या हुआ? निगेटिव वैल्यू। 0 से छोटा यानी निगेटिव वैल्यू ना यार, तो निगेटिव वैल्यू मान लीजिए कुछ भी, 1 2 3 कुछ भी, ये निगेटिव वैल्यू है, बट्टा में 2a। और अभी हमने बोला कि रूट के अंदर अगर माइनस है ना, रूट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू है तो ये अवास्तविक यानी काल्पनिक संख्या होता है। तो यार यहाँ रूट के अंदर माइनस है तो इसका जो मान होगा ये क्या होगा? अलग अलग तो होगा, अलग अलग तो होगा, लेकिन साथ के साथ क्या होगा? अवास्तविक होगा। इसका वैल्यू अलग अलग होगा लेकिन कैसा होगा? अवास्तविक। चूंकि रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू है यानी कि इसका मान अवास्तविक होगा। तो अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 है तो दोनों हल अलग अलग होंगे, दोनों हल अलग अलग होगा, लेकिन क्या होगा? अवास्तविक। तो डायरेक्ट लिख देते हैं अवास्तविक। समझ गया बा? तो 3 कंडीशन होता है। एक तो कि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाए। अगर 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा होने पर इसके दोनों हल अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे।
अगर 0 के बराबर हो जाए तो दोनों हल बराबर होंगे, 0 से छोटा होगा तो अवास्तविक होगा। ये बात समझ पाए होंगे। तो आ जाए सवाल पे। देखिए सवाल में कहा यार कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0। कहा दो असमान और वास्तविक मूल। मूल कहने का मतलब जो हल होता है ना अल्फा और बीटा का, वो दोनों असमान है, अलग अलग हैं, दोनों हल अलग अलग हैं लेकिन वास्तविक हैं। क्या है? वास्तविक हैं। तो वास्तविक होने के लिए देखें यार, अभी हमने बोला अगर अलग अलग और वास्तविक है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा ये 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो अब देखें यार b का वैल्यू कितना है? k, तो k का स्क्वायर माइनस 4a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं यानी 1, और c है कितना? कांस्टेंट है k इज ग्रेटर देन 0। तो k स्क्वायर माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। तो k स्क्वायर बराबर माइनस 4k उधर जाके प्लस का 4k हो जाएगा, एक ठो k से एक ठो k कैंसिल, तो k इज ग्रेटर देन कितना हो गया? 4। k का वैल्यू अगर 4 से बड़ा लीजिएगा, k का वैल्यू अगर 4 से बड़ा लीजिएगा ना यार, k का वैल्यू अगर 4 से बड़ा लीजिएगा तो इस इक्वेशन का जो दोनों हल होगा वो असमान एवं वास्तविक होगा। तो अब देखें यार ऑप्शन ए में तो k का वैल्यू 4 से छोटा ये हो नहीं सकता, 0 से छोटा ये हो नहीं सकता, यहाँ 4 से बड़ा है, और यहाँ भी ऑप्शन डी में भी 4 से बड़ा है। तो जल्दीबाजी में ऐसा नहीं कि ऑप्शन सी टिक करके निकल जाइएगा, थोड़ा दोनों ऑप्शन में k का मान 4 से बड़ा है तो देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इस पे। अब देखें यार जैसे हमने बोला क्या कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a, ओके ना यार। तो अब देखें यार k का वैल्यू अगर 4 से बड़ा लीजिएगा, 4 से बड़ा मान लीजिए कुछ भी 5 लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। अगर k का वैल्यू 4 से बड़ा लिए तो 5 है, तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो b है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 माइनस 4a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू 5, तो 5 चौक 20, तो 25 में से 20 गया कितना आ जाएगा? 5। ये पॉजिटिव नंबर आ गया, तो पॉजिटिव आया तो इसका दोनों जो हल होगा, दोनों हल क्या होगा? वास्तविक होगा, लेकिन दोनों हल अलग अलग तो होगा ही, ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड कर ही रहा है। लेकिन अगर k का वैल्यू जो है 0 से छोटा लीजिएगा, 0 से छोटा कहने का मतलब -1 ले, -2 ले, -3 ले, -4 ले, कुछ भी ले, k का वैल्यू निगेटिव अगर लेंगे तो रुक जाए नजरे सामने। अगर k का वैल्यू निगेटिव लीजिएगा, कुछ भी लें आप, सोच लें 1 2 3 कुछ भी, तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर अगर k का वैल्यू निगेटिव लिए, मान लीजिए -2 है, तो ये -2x होगा और -2 बराबर 0। अब इसका हल देखिए, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर कितना? 4, अब -4ac तो -2 बट्टा में 2a, तो -b प्लस माइनस 4, देखिए यार माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 दूना 8 है, 4 क्या है? 12 बट्टा 2a। तो यार देखिए इसका वैल्यू रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ गया ना, रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ गया, यानी कि इसके भी हल क्या होंगे? वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। तो ये चीज आप समझ पाए कि सर जी k का मान अगर 4 से बड़ा लेते हैं फिर भी रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, और रूट के अंदर अगर पॉजिटिव आएगा तो वास्तविक होगा, अलग अलग तो होगा ही। अगर k का मान 0 से छोटा लेते हैं, 0 से छोटा अगर लेते हैं, k का वैल्यू 0 से छोटा लेते हैं तो भी इसका जो हल होगा, क्योंकि 0 से छोटा माइनस लीजिएगा तो ये -k जो होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए यहाँ पे -2 लिए, यहाँ -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस न होगा 4, अब माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 दूना 8 12 होगा। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर पॉजिटिव आ रहा है फिर भी वास्तविक हल होंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हम लोगों का अपना, ये आंसर होगा ऑप्शन डी।
के का वैल्यू केवल 4 से बड़ा ही नहीं, के का वैल्यू जो है 0 से छोटा भी लीजिएगा ना तो इस इक्वेशन का जो हल होगा वो अलग अलग और वास्तविक होगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो एक ऑप्शन को देख के पिक मत कर दीजिएगा जल्दी से। 2 ऑप्शन है तो दोनों में देख लिए कि के का वैल्यू 4 से बड़ा है, ठीक है, 5, 6, 7, 8 कुछ भी लेंगे तो इसके हल जो होंगे वो वास्तविक का समान होंगे। लेकिन के का वैल्यू 0 से छोटा लेने पर भी क्या इस इक्वेशन का हल वास्तविक और असमान हो रहा है, एक बार चेक करना पड़ेगा। चेक किए तो पता चला हाँ के का वैल्यू 0 से छोटा लेने पर भी यानी निगेटिव लेने पर भी इसका मान वास्तविक और असमान हो रहा है। देखिए कहा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये एक व्यंजक दिया। आगे बोला कि अगर इसमें x माइनस 3 से भाग देते हैं तो शेष बचता है 0। तो यार जिससे भाग देना है उसके बराबर 0, सॉरी शेष बचता है 22, तो जिससे भाग देना है उसके बराबर 0 लेकर x का मान जल्दी से निकाल लीजिए। x का मान 3, तो यहाँ रखिएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 गुना ए 3a प्लस बी, और रिमाइंडर बचता है कितना, जैसे ही x से इसमें भाग दिए रिमाइंडर क्या बच रहा है 22। तो यार 3a प्लस बी बराबर 9, उधर जाके घटेगा 13। अब आगे आ जाइए। आगे कहा व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए का इसमें x माइनस 3 से भाग देना है। x माइनस 3 से अगर भाग दीजिएगा तो शेष 24 बचता है, तो जिससे भाग देना है उसके बराबर जल्दी से 0 लेकर x का मान निकाल लीजिए। अब x का वैल्यू इसमें पुट करिएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 गुना बी 3b प्लस ए, जैसे ही x से डिवाइड किए जो रिमाइंडर बचा ये कितना बच रहा है 24 बच रहा है। ओके ना। अब आप देखिए यार 3b प्लस ए बराबर 9, उधर जाके 24 में से घटेगा कितना बचेगा यार 16, क्या 16 ना, 9 जाके घटेगा 5 तो 15 बचेगा यार, 15 सॉरी 15। ओके यहाँ तक हो गया। अब देखें जरा, ये 2 इक्वेशन बन गया, एक है 3a प्लस बी बराबर 13 और एक इक्वेशन ये है। अगर इस इक्वेशन में 3 से गुना कर दीजिएगा, 3 से गुना करिएगा तो 3 तिया 9 भी हो जाएगा प्लस 3a बराबर 15 तिया 45। इन दोनों इक्वेशन को अगर घटाइएगा ये कैंसिल, माइनस का 8 b बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 32, माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर 4। b का वैल्यू 4 आ गया। b का मान किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, अगर यहाँ पुट करिएगा तो 4, b का वैल्यू 4 इधर आके घटेगा 8, 4 9 4 13, 9 तो 3a बराबर 9, तो a बराबर कितना 3, a का वैल्यू 3, बोला a प्लस b, तो 4 3 7। देखिए का निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है। तो यार अभाज्य संख्या 1 से 20 के बीच में कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं मेरे भाई, 9 नहीं, 11 13 17 और 19, 2 3 5 7 11 13 17 19। देख लीजिए यार 2 है, 3 है, 5 7 11 13 17 और 19, ऑप्शन नंबर सी। देखिए का किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसके ऊंचाई से आधी है एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। का लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन है ना, ये लंबवृत्तीय शंकु का आयतन गोलार्ध के आयतन के बराबर है। और एक कंडीशन भी दिया कि शंकु का जो त्रिज्या है ऊंचाई से आधी है। तो शंकु का त्रिज्या यार जो है ऊंचाई से क्या है आधा है। तो यार ऊंचाई अगर 2r है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आधा, यानी कि r हो जाएगा। समझ गए बात। अब आगे सवाल में कहा कि शंकु का आयतन गोलार्ध के आयतन के बराबर। तो ध्यान रखिएगा गोलार्ध कहने का मतलब होता है अर्धगोला। कई बार लोग गोलार्ध मतलब गोला ही समझ लेता है, ऐसा नहीं है। गोलार्ध मीन्स होगा अर्धगोला, गोलार्ध मतलब अर्धगोला।
तो यार लंबवृत्तीय शंकु का आयतन अगर गोलार्ध यानी अर्धगोला के बराबर है तो आप बताएं यार शंकु का रेडियस है कैपिटल आर, हाइट है 2r, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट है 2r। अर्धगोला का रेडियस हम लोग मान लिया स्मॉल आर, अर्धगोला का रेडियस स्मॉल आर है तो अर्धगोला का आयतन क्या होगा 2π/3 r3, रेडियस स्मॉल आर तो r3, और दोनों का आयतन बराबर है। π/3 से π/3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ r स्क्वायर गुना r3, और यहाँ पे r3 जो है बाएं साइड आ जाएगा तो बट्टा में बराबर 1/1। तो यार बाएं साइड का अगर क्यूब हटाइएगा दाएं साइड क्यूब रूट हो जाएगा, तो 1 का क्यूब रूट तो 1 है ना। सवाल का शंकु का त्रिज्या और गोलार्ध के त्रिज्या का रेशियो, तो शंकु का रेडियस 1, अर्धगोला का रेडियस 1, तो 1:1। देखिए कहा एकादश भुज में विकर्णों की संख्या, तो बाबू एकादश भुज कहने का मतलब होता है 11 भुजाओं वाला बहुभुज। 10 भुज नहीं समझ जाइएगा, 10 भुज कहने का मतलब 10 भुज यानी 10 भुजाओं वाला बहुभुज की बात कर रहा है। एकादश भुज कहने का मतलब भुजाओं का संख्या कितना 11। सवाल में कहा कि विकर्णों की संख्या क्या होगा, तो किसी भी बहुभुज में विकर्णों का संख्या होता है n × n-3/2, n × n-3/2, जहां n जो होगा बहुभुज में नंबर ऑफ साइड को डिनोट करेगा। तो यार बहुभुज में कितने भुजाएं, एकादश भुज यानी 11 भुजा, तो n है 11 गुना 11 - 3 कितना 8, और बट्टा में 2, 2 चौक 8, 11 चौक 44। समझ गया ना, लैंग्वेज समझिएगा। एकादश भुज मतलब 10 भुज मत समझ लीजिएगा, एकादश भुज मतलब 11 भुजा वाला बहुभुज, 10 भुज यानी 10 भुजाओं वाला बहुभुज। कहा ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकता है, ए और बी दोनों का कंबाइंड दे दिया। कहा ए उस काम को 15 दिन में करेगा, यानी ए का सिंगल डे दिया 15 दिन। कहा बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। उपरोक्त प्रश्न को हल करने के लिए नीचे दिए गए चरण है का उनमें उनको क्रमानुसार व्यवस्थित करें। देखें यार ये बच्चों वाला सवाल है, बचपन में हम लोग इस तरह के सवाल को कैसे जब 8, 9, 10th में पढ़ते होंगे तो इस चीज को कैसे सॉल्व करते थे। पहला जो प्रोसेस होता था वो क्या होता था यार, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में करेगा, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में करेगा, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा 1/10 भाग काम करेगा। ऐसा लिखते थे कि ए और बी एक दिन में 1/10 भाग काम करेगा। कहा ए अकेले पूरा काम 15 दिन में करेगा, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 1/15 भाग काम करेगा। ये ए प्लस बी का एक दिन का काम है, ये ए का एक दिन का काम है। क्लियर है, सबसे पहले ये लिखते थे। फिर सेकेंड स्टेप में क्या लिखते थे कि सर ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में जितना काम करेगा ना, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में जितना काम करेगा उसमें से ए का अगर एक दिन का काम निकाल दीजिएगा तो ये शेष जो बचेगा ये बी का एक दिन का काम होगा। ये सेकेंड प्रोसेस होता था। थर्ड में करते थे कि सर इसका एलसीएम लेते थे, 30, 10 तिया 15 दूना 3 में से 2 गया 1/30। अब ये जो आता था ये क्या कहलाता था, ए प्लस बी के एक दिन के काम में से ए का एक दिन का काम घटाते थे तो ये बी का एक दिन का काम बचता था ना यार, बी का एक दिन का काम ये बच रहा है। अब आगे बढ़ते थे कि सर डे और एफिशिएंसी यानी डे और पार्ट जो होता है ये एक दूसरे का इनवर्स होता है, डे और पार्ट एक दूसरे का इनवर्स होता है। तो बी अगर एक दिन में 1/30 भाग काम कर रहा है तो बी पूरा काम कै दिन में करेगा, पार्ट का उल्टा डे होगा। तो इस तरह से हम लोग बचपन में एक एक स्टेप लिखकर सॉल्व करते थे। वही सवाल 2018 एनटीपीसी का ही ये सवाल है, एनटीपीसी या पता नहीं ग्रुप डी का सवाल है लेकिन है 2018 का ही सवाल। तो ये 4 प्रोसेस हम लोग करते थे। वही कहा कि इसको अरेंज करिए, तो यार सबसे पहले क्या करिएगा, पहला दूसरा ऑप्शन होगा कि ए और बी एक दिन में कितना काम 1/10, एक दिन में कितना काम 1/15। तो सबसे पहले करते थे ये, तो यानी कि ऑप्शन 2 पहले होगा। उसके बाद बी का काम निकालना है तो ए प्लस बी के एक दिन के काम में से ए का एक दिन का काम यानी कि पहला ऑप्शन। फिर ऑप्शन नंबर 4,
फिर ऑप्शन नंबर 3, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 देख लें यार, ऑप्शन नंबर ए में है। का इसका वर्गमूल निकालना है, तो यार 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 225 का वर्गमूल होगा 15, 15 और 274 जोड़िएगा 5 4 9 7 1 8, 289, तो इस पूरे का वर्गमूल हो जाएगा 17, 17 और 32 जोड़िएगा, 17 और 32 कितना हो जाएगा 49, यहाँ तक 49, तो 49 का वर्गमूल 7, 7 अगर 93 में जोड़िएगा, 7 अगर 93 में जोड़िएगा तो 7 जोड़िएगा तो 93 और 7 कितना हो जाएगा, 93 7 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना 100। देखिए कहा x का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 55/x माइनस 9 जो है ये पूर्णांक बन जाए। पूर्णांक कहने का मतलब इंटीजर, जैसे यार हम बोले 4/3, तो ये वैल्यू डेसिमल में आएगा ना, तो ये क्या है डेसिमल है। पूर्णांक चाहिए तो ऐसा नंबर नीचे लेना है जो 4 को एग्जैक्ट डिवाइड करे, तभी तो रिजल्ट डेसिमल में आएगा। तो 2 लेंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा, या फिर 4 लेंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा। तो वही सवाल कहा कि यार 55/x माइनस 19 है, x का मान क्या लें ताकि इसका वैल्यू पूर्णांक में आए, यानी इंटीजर में आए, डेसिमल में नहीं आए। तो यार ऐसा x का वैल्यू लेना होगा, x का वैल्यू ऐसा लेना होगा जिसमें से 19 को घटाने पर जो रिजल्ट आए वो 55 को एग्जैक्ट यानी पूरा पूरा काट सके। तो देखिए अगर x का वैल्यू 74 लेंगे तो 74 में से 19 को घटाइएगा भाई मेरे, कितना बचेगा यार। आप बोलेंगे सर जी कितना बचेगा, 7 में से 1 गया 6 1 5, 5 से 55 से ये 55 पूरा पूरा कट गया, तो ये 74 भी हो सकता है। -36 जड़ा लीजिए तो यार -36 अगर लीजिएगा और -19, तो ये माइनस कितना हो जाएगा 9 6 15, 3 1 4 1 -55 कटेगा। वैल्यू रिजल्ट क्या आ रहा होगा माइनस आ रहा होगा, डेसिमल नहीं है। अलग बात है निगेटिव वैल्यू है पर है ये पूर्णांक में, ओके ना। तो -36 लेने पर भी पूरा पूरा कटता है, ये भी सही है। -14 लीजिए तो यार -14 -19, 9 4 13, 2 1 3 -33, क्या पूरा पूरा कटेगा 33 से 55? नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये तो नहीं होगा। 30 लीजिए तो 30 में से 19 को घटाइएगा, कितना बचेगा यार 11, तो 11 पचे 55, 11 से भी पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये भी सही है यार। 74 लेने पर भी पूरा पूरा कट रहा है, -36 लेने पर भी 55 पूरा पूरा कटेगा, 30 लेने पर भी 55 पूरा पूरा कटेगा। लेकिन सवाल में आपसे बोला x का न्यूनतम मान ज्ञात करें, x का न्यूनतम मान, तो आप बोले 74 -36 30 में इन तीनों में सबसे छोटा वैल्यू क्या है, तो -36 सबसे छोटा है ना, निगेटिव वैल्यू है अर्थात ये सबसे छोटा है। ये दोनों तो पॉजिटिव वैल्यू है यानी -36 से बड़ा है, -36 सबसे छोटा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए का 3 पाइप में से पहला 2 क्रमशः 10.8 घंटा 21.6 घंटा में एक टैंक को भरेगा। यार पहला पाइप जो है 10.8, 10 पॉइंट, जब भी पॉइंट वाला आ जाए ना तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 10 बट्टा क्या हो जाएगा, डेसिमल हटाइएगा तो 10/100, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 चौक 8 यानी कि 54/5। का बी जो है 21.6 घंटे में टैंक खाली टैंक को भरेगा, डेसिमल हटाइएगा बट्टा में 10, 2 पचे 10, 2 एकम 08 यानी 108/5। आगे कहा कि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर देगा, सी 18 घंटे में खाली कर देगा। तो इन सबों का एलसीएम यार 54, 108 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 108। 54/5 से डिवाइड करिएगा, 54 दूना 108 हो गया, 54 दूना 108, तो 5 दूना 10, भरने वाला है तो इसके एफिशिएंसी को प्लस 108/5 से डिवाइड करिएगा, 108 से 108 कैंसिल, 5 ऊपर चला जाएगा, भरने वाला है 5 से। 18
18 छक 78 से, तो खाली करने वाला है माइनस है। का यदि टंकी खाली और तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कितने समय में भरेगा? तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेगा? 10 और 5 15 भरेगा, 6 निकालेगा यानी 9। 1 घंटे में 9 यूनिट, तो 108 यूनिट कितने घंटे में? एफिशिएंसी से डिवाइड करिएगा तो 12 घंटे में पूरा टैंक भरेगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कहा औसतन मीनाक्षी अपने वेतन का 10% खरीदारी और रेस्तरां एवं मॉल जाने पर खर्च कर देती है। का शेष का 80% घरेलू खर्चे पर खर्च करती है और 10% की बचत करती है। का यदि मासिक घरेलू खर्च 48,000 रुपया, मासिक घरेलू खर्च 48,000 रुपया है, तो का उसका मासिक आय कितना है? तो देखिए यार, मासिक घरेलू खर्च जरा ढूंढिए, कहीं लिखा होगा। का मासिक घरेलू खर्च पर व्यय करती है कै %? 80%, यानी 80% का वैल्यू दिया है 4800। उसका टोटल इनकम यानी 100% का वैल्यू पूछा है, तो 4800 नहीं 48,000 है, और बट्टा में 80 गुना 100। 1 0 से 1 0, 8 6 48, 600 बार में 600 गुना 100, 600 पर 6 पर 4 0। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कहा 216 कार्ड ए बी के बीच बांटा जाता है। सबसे पहले कार्ड क्रमशः ए और बी के बीच 5:4 में बांटा गया। कुछ समय बाद कार्ड पुनः एकत्रित करके ए और बी के बीच 11:13 में बांटा गया। तो पहले की तुलना में दूसरी बार ए को कितना कार्ड अधिक मिला? ए के बारे में बोला तो ओनली ए को कंसीडर करिए। देखिए, टोटल 216 कार्ड है, पहले ए और बी के बीच में 5:4 में बांटा गया था, तो 5 4 टोटल कितना हो गया? 9, पर है टोटल 216। तो 1 बराबर 9 दूना 18, 9 चौक 36, 1 बराबर 24। तो ए को पहले 5 यूनिट कार्ड मिल रहा था, 1 यूनिट 24, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना? 120 कार्ड पहले ए को मिल रहा था। यहाँ तक बात पल्ले पड़ गया। आगे बढ़िए, कहा कि दोबारा जो 216 कार्ड को बांटे ना यार, दोबारा 216 कार्ड ए और बी के बीच 11:13 के अनुपात में बांटे, यानी ए को 11 यूनिट कार्ड मिला, बी को 13 यूनिट, तो दोनों को मिलाकर 24 यूनिट है। लेकिन एक्चुअल में बांटे हैं कितना? 216। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 9, 1 यूनिट 9। तो दोबारा ए को कितना कार्ड मिला? 11 यूनिट कार्ड। 1 यूनिट 9 है, तो 11 यूनिट 11 नमा 99। अब यही सवाल बोला, पहले के तुलना में दूसरी बार ए को कितना कार्ड प्राप्त हुआ? तो पहली बार 120 कार्ड मिला, दूसरी बार 11 कार्ड मिला, यानी कि 21 कार्ड कम मिले ना यार ए को, तो ए को 21 कार्ड कम मिले। ऑप्शन ए। देखिए, का ऊपर दी गई तालिका जो है 4 छात्र W X Y तथा Z को डिनोट करता है। ये स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट है कि पहला छात्र W, सेकंड X है, तीसरा Y है और चौथा Z है। का 4 विषय है PCBM, ये सब्जेक्ट है PCBM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, ये 4 सब्जेक्ट है। कहा कि चारों सब्जेक्ट जो है 100-100 नंबर का है। का पी में चारों छात्र के औसत अंक ज्ञात करे। पी कहने का मतलब फिजिक्स में चारों छात्र का औसत अंक। तो यार पी में पहला छात्र कितना नंबर लाया? 70 नंबर, दूसरा विद्यार्थी 55 नंबर, तीसरा छात्र 60 नंबर और चौथा छात्र 90 नंबर। अब यार ये चारों छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का टोटल योग है इतना, तो औसत अंक कितना? नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ना यार, इसको कर लीजिएगा। देखिए आगे, का अपूर्व क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलते हुए बराबर दूरियां तय करता है तथा कुल 19 मिनट का समय लेता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी देखें यार, 3 दूरी उसने इक्वल तय किया। पहला D किलोमीटर दूरी जो है उसने 10 किलोमीटर पर आवर के चाल से, अगला D किलोमीटर, चूंकि सारा डिस्टेंस इक्वल है, सब इक्वल है,
दूसरा डी किलोमीटर दूरी 20 के चाल से और तीसरा डी किलोमीटर दूरी जो है 6 के चाल से। तो यार आप बताएं, पहला डी किलोमीटर दूरी 10 के चाल से गया इतना समय, दूसरा डी किलोमीटर दूरी 20 के चाल से गया इतना, तीसरा डी किलोमीटर दूरी 6 के चाल से गया इतना समय, और इन तीनों टाइम को जोड़कर टोटल टाइम 19 मिनट है। मिनट को आवर में लाइएगा 60 से डिवाइड। क्यों आवर में लाए? क्योंकि यहाँ पे यूनिट किलोमीटर आवर है, किलोमीटर आवर है, और यहाँ मिनट है तो मिनट को आवर में 60 से डिवाइड किए। एलसीएम हो जाएगा 60, 10 छक 6 डी, 20 तिया 3, 6 दहा 10, तो यहाँ 6 और 3 9, 9 और 10 19 डी बराबर 19/60। 60 से 60 कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल, यानी डी का वैल्यू आ गया 1 किलोमीटर। अब जल्दीबाजी में ऑप्शन सी टिक मत कर दीजिएगा। कहा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी कितना है, तो पहला दूरी भी 1 किलोमीटर, दूसरा 1 किलोमीटर, तीसरा 1 किलोमीटर, तो टोटल दूरी कितना हो गया? 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कहा राकेश ने 10,000 रुपए की राशि दो अलग अलग स्कीमों एनएसी तथा पीपीएफ में क्रमशः 14% और 11% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया। कहा 10,000 रुपए उसके पास टोटल थे। कहा कुछ पैसे उसने एनएससी में जमा किया, कुछ पैसे एनएससी में 14% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, और बचे हुए पैसे को उसने पीपीएफ में 11% के दर से जमा किया 2 साल के लिए। कहा 2 साल बाद कुल ब्याज 2726 रुपया का मिला है। तो कहा उसने एनएससी में कितने रुपए लगाया। देखिए यार, जनरल तरीके से अगर आप करने लग गए ना तो काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा और सवाल आप एक्चुअल टाइम में कर भी नहीं पाइएगा। आप यहाँ करिए क्या, एलिगेशन लगा लीजिए यार। एनएससी में 14% के दर से पैसा को निवेश किया है, तो आप बताएं यार 14% के दर से 2 साल में कितने का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो आपको पता है कि सर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो ये भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए। 14% के दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये भी फॉर्मूला 14 + 14 प्लस 14 गुना 14/100, तो 14 + 14 कितना हो जाएगा 28, प्लस 14 गुना 14/100 कहने का मतलब 14 गुना 14 196/100 हटाइएगा तो डेसिमल 2 अंकों से पहले, यानी कि 2 साल में 14% के दर से जो एनएससी में ब्याज मिलेगा वो 29.96% मिलेगा। का पीपीएफ में उसने 11% के दर से पैसे लगाए, तो बताइए 11% के दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ये भी फॉर्मूला 11 + 11 + 11 गुना 11/100, तो 11 + 11 कितना 22, प्लस 11 गुना 11/100 यानी 121/100 1.21, तो ये हो गया 23.21%। और इन दोनों ब्याजों को जोड़कर 2 साल में टोटल ब्याज मिला है 276 रुपया, तो 276 रुपया 2726 रुपया है। 2726 रुपए का ब्याज मिला 10,000 पर, परसेंट में कितना 100 से गुना, 2 0 से 2 0, डेसिमल हटाइएगा तो आ जाएगा 27.26%। क्लियर है। देखें एक बार फिर से समझिए, 14% के दर से एनएससी में जो पैसे जमा किया उस पर 2 साल में ब्याज मिलेगा 29.96%। 11% के दर से 2 वर्षों के लिए पीपीएफ में जो पैसा जमा किया वहां से ब्याज मिलेगा इतना, और इन दोनों को जोड़कर टोटल ब्याज 2 साल में मिला है इतना %। अब देखें यार, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखिएगा तो कितना आ जाएगा 0.5, और 27 में से 23 गया 4, यहाँ 29.96 में से 27.26 को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 0.7.2। अब यार 5 से पहले काट लीजिए, 5 × 40, 5 एकम 5, 5 × 25 5, सही है ना यार, 0.7 2.70, 5 × 25 5 × 20। अब देखिए यार
27 तिया 81, 27 दूना 54, यानी एनएससी में पैसे जमा किया 3 यूनिट, पीपीएफ में पैसे जमा किया 2 यूनिट, दोनों को मिलाकर टोटल हो गया 5 यूनिट, पर एक्चुअल में टोटल दिया है 10,000। एक यूनिट का वैल्यू भाई मेरे कितना 2000, एक यूनिट 2000 है, तो आप बताएं एनएससी में कितना पैसा जमा किया 3 दूना 6000, पीपीएफ में कितना पैसा जमा किया 2 दूना 4000। सवाल में बोला एनएससी में कितना जमा किया तो 6000, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल था, जनरल तरीके से करेंगे तो ये तो कर भी नहीं पाएंगे आप, जनरल क्लियर है ना बात, ये समझ गए। चलिए आगे देखिए, कहा जलाल, अमित और फिरोज, ये 3 आदमी हैं, एक जलाल जी हैं, एक अमित है और एक फिरोज है, ये 3 पार्टनर हैं। कहा जलाल अमित द्वारा निवेश किए गए पूंजी का 4 गुना, जलाल जो है अमित द्वारा निवेश किए गए पूंजी का 4 गुना निवेश करता है। आगे का अमित फिरोज द्वारा निवेश किए गए पूंजी का निवेश का 3/4 गुना, अमित जो है फिरोज का 3/4 गुना, अमित फिरोज का क्या गुना 3/4 गुना। तो आप आखिरी से भी लिख सकते हैं, कहीं से भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर आखिरी से लिखेंगे तो और अच्छा होगा। कहा अमित जो है फिरोज द्वारा निवेश किए गए पूंजी का 3/4 गुना, कहने का मतलब फिरोज अगर 4 यूनिट पूंजी लगाया है तो अमित कितना लगाया है 3/4 हो गया। कहा जलाल जो है अमित से 4 गुना, अमित 3 तो जलाल 4 गुना कितना 12, ये तीनों के पूंजी का कैपिटल का रेशियो आ गया। अब कहा वित्तीय वर्ष के अंत में उन्हें 19,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो जलाल का हिस्सा। देखें यार, सभी पार्टनर ने मिलकर बिजनेस चालू किया और आखिरी तक रहा, लास्ट तक रहा, यानी कि पूंजी का जो रेशियो होगा ना वही रेशियो लाभ का होगा, यानी प्रॉफिट का होगा। तो जलाल को प्रॉफिट हुआ 12 यूनिट, जितना पूंजी लगाएगा उस हिसाब से लाभ ले लेगा, क्योंकि इक्वल टाइम तक सबने बिजनेस में रहा, तो जो ज्यादा पूंजी लगाएगा ज्यादा लाभ मिलेगा, जो कम पूंजी लगाएगा कम लाभ मिलेगा। यानी अगर टाइम इक्वल है तो जो रेशियो पूंजी का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का होगा। तो तीनों को मिलाकर टोटल प्रॉफिट 19 यूनिट है, पर एक्चुअल में दिया है 19 यूनिट बराबर क्या हजार 19,000, तो 1 यूनिट बराबर 1000, 1 यूनिट अगर 1000 है तो कहा जलाल का हिस्सा, तो जलाल का हिस्सा 12 यूनिट, 1 यूनिट 1000 तो 12 यूनिट 12,000, ऑप्शन बी। कहा जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब दोनों बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, तो बड़ी बहन की आयु, सिंपल है। पिताजी का जो एज है ये है कितना 54 वर्ष। का माता का जो एज है यहाँ पढ़िए, माँ से पिता का एज माँ से 2 वर्ष बड़ा है, पिताजी जो है माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, यानी माँ का एज पिताजी से 2 वर्ष कम होगा, तो पिता का एज 54 है तो माँ का एज 2 कम कितना होगा 52। अब आगे का छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, तो छोटी बहन की जो एज है सी फॉर छोटी का जो एज है माँ का आधा, तो 52 से आधा कितना 26 वर्ष होगा छोटी बहन का है। तो आप बताएं बी फॉर बड़ी बहन का एज कितना। कहा दोनों बहनों के आयु के बीच अंतर 4 वर्ष है, दोनों बहन के एज में 4 वर्ष का गैप है। छोटी बहन 24 की है तो बड़ी बहन 4 ज्यादा कितने की होगी 30 साल की होगी। सबका एज तो हम लोग क्रम से निकाल लिए, बोला बड़ी बहन की आयु का पता लगाए तो बड़ी बहन का एज 30 साल, ऑप्शन नंबर डी। देखिए n का वैल्यू दिया n + 1/n पूछा है यार, अगर इसको आप रेशनलाइज करिएगा, इस चीज को आप देख रहे होंगे, अगर इस चीज को अगर आप रेशनलाइज करेंगे ना यार, अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो नीचे वाला के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना, प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करिएगा, माइनस से ऊपर नीचे गुना करिएगा तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखें गौर से देखें, a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab, √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, तो 7 × 3 10, अब -2ab, ab यानी 7 × 21, और बट्टा में हो जाएगा a² - b², √7 का स्क्वायर 7 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 7 में से 3 गया 4, 2 से सब कटेगा तो क्या बचेगा 5 माइनस √21 बट्टा में 2, क्लियर है बा।
अब यार 1/n हमको चाहिए, तो 1/n अगर आप लिखेंगे तो देखें यार, अगर इसको इनवर्स करिएगा ना, इनवर्स करेंगे तो बीच का साइन ओनली चेंज कर दीजिए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बट्टा में 2। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, तो यार देखिए 5 का स्क्वायर 25, रूट 21 का स्क्वायर 21, 25 में से 21 गया 4, 2 दूना 4, 2 ही बचना है, यानी कि सिंपल बीच का साइन चेंज कर दीजिए। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये है पूरे के बट्टा में 2 है, पूरे के बट्टा में 2 कहने का मतलब है कि 2 से दोनों में बारी बारी, यहाँ पूरे के बट्टा में 2 है यानी 2 से दोनों में बारी बारी। अब कहा n प्लस 1/n का वैल्यू चाहिए, n प्लस 1/n का वैल्यू चाहिए, तो अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो माइनस प्लस कैंसिल, 5/2 प्लस 5/2 10/2 कैंसिल, यानी कितना 5, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का a बराबर दिया है, समझिएगा अच्छा से, a बराबर b के पावर p है, b बराबर c के पावर q है और c बराबर a के पावर r है। आपसे बोला p q r का वैल्यू निकालना है, तो देखिए यार ये सीरीज जो दिया है ना, ये ऐसा सीरीज हमेशा आते रहता है, जैसे आपको बोल देगा 4 बराबर 5 के पावर a, 5 बराबर 6 के पावर b, 6 बराबर 7 के पावर c, 7 बराबर 8 के पावर डी। आपसे बोलेगा बताइए ए बी सी डी का वैल्यू क्या होगा। इस तरह से एक सीरीज होगा, 4 बराबर 5 के पावर इतना, 5 बराबर 6 के पावर 6 बराबर 7 के पावर 7 बराबर 8 के पावर, इस तरह से बढ़ते क्रम में सीरीज दिया रहेगा। तो आप देखें यार, यहाँ नीचे से अगर देखिएगा, नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर की ओर जाइए, तो यहाँ c बराबर क्या दिया है यार, c बराबर दिया है a के पावर r। तो यार यहाँ क्या c के जगह हम लोग a के पावर r नहीं लिख सकते हैं, c के जगह a के पावर r लिख दिए, और कंप्लीट टू दी पावर q है बराबर a के पावर r गुना q, क्या हो जाएगा, गुना होगा पावर, पावर qr हो जाएगा। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ गया, a के पावर qr। तो b के जगह क्या b का वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, b का मान है a के पावर qr और कंप्लीट टू दी पावर कितना p, तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर, पावर पावर मल्टीप्लाई होगा तो p q r। अब जरा इन दोनों को गौर से देखिए, इन दोनों को गौर से देखिएगा तो बेस दोनों का क्या है, सेम है। बेस अगर सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, यहाँ पावर p q r है, यहाँ पावर कुछ नहीं यानी 1 है, तो बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम, यानी p q r बराबर क्या होगा, 1 होगा। ये तो एक तरीका हो गया करने का, जनरल तरीका, सब लोग ऐसे ही करता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी समझदार है ना, तो आप इस चीज को इतना नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, सिंपल कि सर जी ये रिलेशन तभी एग्जिस्ट होगा जब, जैसे यहाँ पर a बराबर आ गया a के पावर p q r, तो बेस समान है तो पावर भी समान। अगर a के जगह कुछ और आ गया होता तो क्या ये सवाल सॉल्व हो पाता, नहीं सॉल्व हो पाता, क्योंकि बेस में कोई रिलेशन नहीं बनता तो सवाल पावर कैसे इक्वल करते, सवाल सॉल्व ही नहीं हो पाता। तो ऐसे हर सवाल में मेरे भाई कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा। तो आप सिंपल इसको देखें, क्या इसको आप देखें तो ऐसे यहाँ पहला टर्म a है और यहाँ आखिरी टर्म a है, तो a और a तो कॉमन है। अगर आप ऐसे देखें बाएं साइड, यहाँ b है और यहाँ c है, तो b और c में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो ये क्रॉस ऐसे नहीं ऐसे काम करेगा। तो ऐसे यहाँ पे देखें a के पावर, इधर बाएं साइड सब के पावर 1 है तो 1 के पावर 1, दाएं साइड a लिख लीजिए और पावर ऊपर से देखिए p q r है तो p q r, तो बेस समान तो पावर भी समान, यानी p q r बराबर क्या हो गया, 1, डायरेक्ट आंसर। अब जैसे इस सवाल को है तो आप ऐसे वैल्यू लिख सकते हैं कि 7 के जगह 8 के पावर d, फिर जो 6 का वैल्यू आया यहाँ पुट करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप देखिए क्या 5 और 7 में कोई रिलेशन है, तो नहीं। 4 और 8 में कोई रिलेशन है, हाँ सर है, ये 4 और 8 दोनों 2 से डिवाइड होने वाला नंबर है, यानी 4 और 8 में रिलेशन कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ से 4 लिखें और इधर 8 लिखें। अब बाएं साइड 4 के पावर 1, 5 के पावर 1, 6 के पावर 1, 7 के पावर 1, सबका पावर 1 है तो यहाँ पे पावर 1। दाएं साइड a b c d, तो इधर a b c d लिख लिए और दोनों को बराबर करिए। 4 होता है 2 का स्क्वायर, 8 होता है 2 के पावर 3, a b c d। तो यार 2 बराबर, बेस समान है पावर भी समान, तो 2 बराबर 3 a b c d, a b c d बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। क्लियर है।
तो इस तरह के सवाल को कर लेना है। देखिए का यदि अंकित मूल्य पर 60% छूट की पेशकश की जाती है, अंकित मूल्य पर 60% डिस्काउंट दिए, यानी कि मार्क प्राइस अगर 100 है, 60% डिस्काउंट दिए तो बेच दिए कितना में, 60 में, सॉरी 40 में ना, 60 डिस्काउंट दिए तो 40 में बेचे। अब आगे कहा बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर है, अगर विक्रय मूल्य 40 है तो कॉस्ट प्राइस भी 40 होगा। अब सवाल कहा मूल्य कितना % बढ़ाकर अंकित किया गया था। मूल्य कहने का मतलब हम सामान को खरीद कर लाए तो वो मेरा कॉस्ट प्राइस यानी मेरा मूल्य हो गया। अब हमने जितना में खरीद कर लाया ना, उससे कुछ बढ़ाकर अंकित किया, खरीद कर कुछ में लाए और बढ़ाकर कुछ में अंकित किए, तो सवाल का कितना % बढ़ाकर अंकित किया। तो यार 40 में खरीद कर लाए थे और मार्क कर दिए कितना, 100, तो कितना ज्यादा मार्क किए, 60, 60 ज्यादा मार्क किए कितना से, 40 से, % तो 100 से गुना, 20 तिया 20 दूना 2 से 50, 50 तिया 150, ऑप्शन सी। देखिए का ABC के आय का रेशियो है 1, 2, 3, का ए के इनकम को 5% बढ़ा दिए, बी के इनकम को 10% और सी के इनकम को 15% बढ़ा दिए। तो यार एक का 5% निकाल पाइएगा, डेसिमल में आ रहा होगा, तो करिए क्या, 2 जीरो चुपके से चिपका लीजिए। अब 100 का 5% कितना बढ़ा दिए, 5 बढ़ा दिए, तो अब नया इनकम हो गया 105। 200 का 10% से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 जीरो कैंसिल, 10 दूना 20 बढ़ा दिए, तो नया इनकम 220 हो गया। अब कहा 15% यहाँ वृद्धि, तो 300 का 15% से 2 जीरो कैंसिल, 15 तिया 45, तो 345 हो गया। अब का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो 5 से छोटा कर लीजिए, 5 से काट के, 5 से 21, 5 से 44, 5 छक 5 नमा 21, 44, 69, 21, 44, 69 कहीं है क्या, कहीं दिक्कत हो गया क्या यार, यहाँ पे 300 है ना यार, 3 है तो ये 300, ये 4 है तो 400, थोड़ा सा गलती हो गया यार। 300 का 10%, 300 का कितना %, 10%, कितना होगा 30, 30 बढ़ा दिए तो हो गया 330। यहाँ 15%, 15 चौक 60 बढ़ा दिए तो ये हो गया कितना, 460। अब काट लीजिए 5 से, तो 5 छक 30, 5 छक 30, 5 से काटिएगा, 5 नमा 45, 5 दूना 10, 21 66 92, 21 66 92, ऑप्शन सी। का त्रिभुज ABC में ट्रायंगल है A, B और ये C। कहा कि D तथा E भुजा AB तथा AC पर इस प्रकार है, D और E जो है AB और AC पर है, यहाँ D है और AC पर क्या है, E है। इस प्रकार है कि AD बराबर 1/3 ऑफ AB, AD बराबर 1/3 ऑफ AB अगर लिखिएगा तो देखिए यार, AD बट्टा AB बराबर 1/3, यानी AD है कितना 1x, तो AB है 3x। AD है, चाहे ऐसे ही लिख लीजिए, x ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। AD है 1 यूनिट और AB यानी ये पूरा है 3 यूनिट, पूरा कितना है 3 यूनिट। आगे कहा AE बट्टा AC बराबर 1/3, तो AC को अगर बाएं साइड ले जाइएगा तो AE बट्टा AC 1/3, यानी AE है 1 और ये पूरा क्या है 3 है। सवाल का BC का लंबाई 15 है, तो आपसे बोला DE का लंबाई ज्ञात करना है, यही है, सिंपल है यार। देखें तो यार आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पूरा बड़ा वाला लंबाई कितना है 3 यूनिट, छोटा वाला 1 यूनिट, यानी कि बड़का और छोटका ट्रायंगल के इस भुजा का रेशियो क्या है 1:3। बड़ा वाला है 3, छोटा वाला है 1, यहाँ भी बड़ा वाला है 3, छोटा वाला है 1, तो यहाँ भी ये जो बड़ा वाला होगा ना, ये बड़ा वाला होगा कितना 3 और ये छोटा वाला 1, तो दिया है 3 यूनिट 15, तो 1 यूनिट 5, तो यहाँ से 5 एकम कितना 5, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो चलिए यार, थैंक यू, धन्यवाद मेरे भाई, थैंक यू।
और पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं आप यार ज्वाइन कर लीजिए जाके।